विद्यार्थी मित्रों, 11th बीए में चैप्टर 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने आज टॉपिक लिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध और विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। इसकी हम प्रास्ताविक बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनैतिक समीकरणों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए और युद्ध में सम्मिलित जितने भी राष्ट्र थे वह आर्थिक रूप से कमजोर हुए। नई राजनीतिक परिस्थिति में विश्व समुदाय को व्यापार में और अन्य क्षेत्रों में सहयोग प्राप्ति करने के लिए संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध की शुरुआत की गई। प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकता अनुसार नाकाबंदी और दीवारें बनाई, फिर भी इससे जितना होना चाहिए उतना विकास नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप उदारीकरण की आवश्यकता उत्पन्न हुई और विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत की गई। अब हम इसमें समझेंगे सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम बताएंगे कि विश्व व्यापार संगठन का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संबंधों का संचालन करना इसका मुख्य कार्य है और इसमें समस्त विश्व का एक ही व्यापार मंच पर खड़ा हो और वैश्वीकरण का मार्ग और उसका कद बढ़े, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रारंभ में इसमें समर्थन देने वाले 104 देशों ने हस्ताक्षर किए और जनवरी 1, 1995 से संगठन की विधिवत कार्यवाही का प्रारंभ हुआ और भारत जो है इसमें प्रारंभ से ही WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रहा। विश्व व्यापार संगठन की कार्यवाही की और प्रशासकीय व्यवस्था के कारण सेवा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। बीमा, बैंकिंग, परिवहन में अलग अलग देशों के मध्य भौगोलिक सीमाएं मिटने लगी और समग्र विश्व एक गांव का आकार में हुआ या एक गांव का आकार लिया, जिसको कहते हैं ग्लोबल विलेज बना। और इस तरह से जो विश्व व्यापार संगठन था उसकी वजह से विश्व बाजार बहुत अधिक विकसित हुआ। साथ साथ कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य विषयक सुविधाओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और वृद्धि होने की वजह से निर्यातों में बढ़ावा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ी। इसके अलावा शिक्षण क्षेत्र और विदेश की यूनिवर्सिटियों का भारत में प्रवेश होने का मौका मिला या अवसर प्रदान हुआ, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों की यूनिवर्सिटियां गुजरात सहित भारत के विभिन्न राज्यों में उनके कैंप का आयोजन किया है। तो इस तरह से अपने विश्व व्यापार संगठन की भूमिका के बारे में हमने ये पॉइंट तैयार किए। अब अगला पॉइंट हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध, GATT, इसको कहेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब यहाँ हम बताएंगे कि भारत सरकार अपने देश के उद्योग धंधों को विदेशी प्रवाहों से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों से करार किया और उसे हम अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, संधि अनुबंध कह सकते हैं। सन 1948 में जिनेवा में 23 राष्ट्रों के बीच जो है यह करार हुआ और ऐसे अनुबंध का मूलभूत उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुक्त व्यापार की दिशा में ले जाने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करके प्रादेशिक श्रम विभाजन को उत्तेजित करना, ये इनका मुख्य हेतु बना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध यह वैश्वीकरण के अनुरूप मुक्त व्यापार नीति है। शासन व्यवस्था भी इसकी अनुकूल है और भौतिक सुविधाएं भी तेजी से फैल रही हैं और व्यापार जगत में नवीन प्रवाह, व्यापार जगत में जो है नवीन प्रवाह विविध स्वरूप में भारत में आकार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि अनुबंध और दूसरा हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, ये हमने 2 प्रश्न तैयार किए और आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं। तो समस्याएं बहुत ही आसान है, आपको समझने में भी आसान लगेंगी। जैसे पहला है चलन की समस्या। अलग अलग देशों में अलग अलग चलन होने से
सौदों को हल करने में चलन की समस्या रहती है। आयातक और निर्यातक के पास में विभिन्न विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यक जानकारी न होने से चलन की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा मुद्दा हम बताएंगे, भाषा में विविधता। विश्व के प्रत्येक देश की भाषा अलग अलग होने से भाषा संबंधी समस्या होती है, जबकि अंग्रेजी भाषा इस समस्या को कुछ अंश तक दूर करती है। फिर भी अभी पिछड़े देशों के साथ व्यापार के संबंध में अगर हम बात करें तो पिछड़े देशों के साथ व्यापार में यह समस्या अभी भी बनी है, यानी भाषा की समस्या अभी भी वहाँ पर बरकरार है। तीसरा मुद्दा बताएंगे, दूरी की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के बीच दूरी अधिक होने से, जैसे संदेशा व्यवहार और माल सामान के हस्तांतरण के करने की में समय लगता है। तो इस तरह से अगर दूरी की समस्या हम कहें तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या बता सकते हैं। उसके बाद है प्रतिबंध और नियंत्रण। इसमें हम बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग देश अपनी राजनीतिक और आर्थिक नीति के अनुसार अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाते हैं। सरकार के कठोर नियंत्रण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या उत्पन्न होती है। अगला मुद्दा है जोखिम का। इसमें हम समझाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिकांशतः भाग समुद्री मार्ग द्वारा होने से समुद्री मार्ग में माल को वातावरण से होने वाला नुकसान, माल समुद्र में डूब जाना, समुद्री लिटोरे द्वारा माल की लूट हो जाना, तो ऐसे तमाम प्रकार के जोखिम होते हैं। तो ये जोखिम जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य समस्या के रूप में हम बता सकते हैं। उसके बाद अगला मुद्दा है कानून में अंतर। अलग अलग देशों में व्यापार से संबंधित नीति नियम अलग अलग होते हैं, जिनको आसानी से समझने में समस्या होती है, यानी उनके अंदर जटिलता पाई जाती है। तो इस तरह कानून में अंतर होने से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या उत्पन्न होती है। सातवीं समस्या है व्यापारी संपर्क का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारी संपर्क कम होता है। दो देशों के मध्य दूरी अधिक होती है, तब व्यापारी एक दूसरे से एकदम अनजान होते हैं। आयातक और निर्यातक व्यापारी के मध्य परस्पर प्रत्यक्ष संपर्क न होने से भुगतान के बारे में कई बार समस्या उत्पन्न होती है, और इस तरह से व्यापारी संपर्क का अभाव यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या बनता है। और अंतिम एक मुद्दा है तौल माप की समस्या। कई बार अलग अलग देशों में तौल माप अलग अलग होने से तौल माप संबंधित समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखने को मिलती हैं। इस तरह से 8 मुद्दे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या के रूप में। अब हम इसमें अगला टॉपिक ले रहे हैं और वो टॉपिक है आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। तो अंतर में आंतरिक व्यापार हुआ और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। पहले तो अर्थ देख लेंगे। तो देश के भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाला व्यापार को हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, जैसे गुजरात का भारत के अन्य राज्य के साथ होने वाला व्यवहार, तो ये आंतरिक व्यापार हुआ। और यहाँ हम बताएंगे कि देश के भौगोलिक सीमाओं के बाहर होने वाला व्यापार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाला व्यापार। दूसरा मुद्दा है चलन। आंतरिक व्यापार में हम बताएंगे कि समग्र देश में एक ही चलन होने से चलन के भुगतान और हिसाबी गणना की समस्या इसमें नहीं होती है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय में बताएंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग चलन होने से उसका भुगतान और उसकी हिसाबी गणना में समस्या उत्पन्न होती है। कानून की बात करेंगे तो आंतरिक व्यापार में बताएंगे कि व्यापार के लिए कानून समग्र देश में एक समान होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग अलग राष्ट्रों में व्यापार के लिए कानून भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद है भाषा। भाषा की बात करें तो आंतरिक व्यापार जो है वो देश के अंदर होता है, तो देश के अंदर ही होने से भाषा की समस्या यहाँ पर नहीं आती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाषा की समस्या होती है, क्योंकि देशों की भाषाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर आता है सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण की बात करें तो आंतरिक व्यापार में सरकारी नियंत्रण कम होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारी नियंत्रण अधिक होते हैं। जोखिम में आप बता सकते हैं कि जोखिम का प्रमाण आंतरिक व्यापार में कम होता है,
जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिम का प्रमाण अधिक होता है। उसके बाद दूरी की बात करें तो एक देश तक अगर कार्यक्षेत्र सीमित हो व्यापार का तो फिर दूरी कम होती है, लेकिन अलग अलग देशों में कार्यक्षेत्र विशाल होने से इसकी दूरी बढ़ जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरी अधिक होती है और एक ही देश में दूरी कम होती है। 8वां मुद्दा है बीमा। तो अगर आंतरिक व्यापार है तो वहाँ बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो बीमा लेना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद है ज़कात का भुगतान। ज़कात का भुगतान सरल होता है आंतरिक व्यापार में और ज़कात की दर भी कम होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़कात की विधि कठिन होती है, जटिल होती है और साथ साथ ज़कात का दर भी अधिक होता है। और एक अंतिम मुद्दा लेंगे बाजार। आंतरिक बाजार सीमित होता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बाजार विशाल होता है। तो बहुत ही सरल मुद्दे इसके अंदर हैं और ये 10 मुद्दों में हमने इसको समझाया आपको, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब हम देखते हैं इसमें कुछ स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर देना है। एक देश का अन्य देश के साथ का व्यापार अर्थात क्या कहेंगे, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। दूसरा प्रश्न है आयातक यानी आयात करने वाला ऑर्डर में जो विवरण दर्शाता है वह पत्र किस नाम से पहचाना जाता है। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में इंडेंट, तो उसको हम इंडेंट कहते हैं। तीसरा प्रश्न है व्यापार के प्रकार में से कौन से व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर होगा निर्यात व्यापार। निर्यातक को बिल ऑफ लैंडिंग कौन देता है। तो जहाजी कंपनी देती है। 5वां है माल किस देश में उत्पादित हुआ है यह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र क्या दर्शाता है या क्या कहलाता है। तो क्या बताएंगे इसको, उत्पत्ति का प्रमाण पत्र। उसके बाद है शिपिंग ऑर्डर कौन देता है। तो आपको बताना है उत्तर इसका जहाजी कंपनी। फिर उसके बाद है भारत में विदेशी मुद्रा कौन सी बैंक नियंत्रण रखती है। तो आपने उत्तर होगा रिजर्व बैंक। 8वां प्रश्न है माल का पैकिंग बराबर ना हो तो जहाज का कप्तान निर्यातक को कौन सी रसीद देता है। उत्तर होगा दोष युक्त रसीद, जिसको कहते हैं फॉल रिसिप्ट या डर्टी चीट इसका नाम है। तो दोष युक्त रसीद उसको कहा जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 है इनमें से कौन से माध्यम द्वारा निर्यात प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यहाँ पर निर्यात प्रोत्साहन के लिए माध्यम में आप बताएंगे व्यापारी संधियों का। एक देश के राजनेता दूसरे देश में जाकर के व्यापारी संधियाँ करते हैं। फिर उसके बाद है 10वां नंबर है बैंक निर्यातक की सूचना के अनुसार आयातक के पास से बिल की रकम के भुगतान के सामने आयातक को जो दस्तावेज देता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं डीपी, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 11 नंबर कि जहाजी कंपनी और निर्यातक के मध्य पूरा जहाज किराए पर रखने के लिए जो करार किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसको कहेंगे चार्टर पार्टी करार। तो आपका विकल्प वाले प्रश्न पूरे हुए। एक वाक्य में उत्तर है। पहला प्रश्न है विदेश व्यापार का अर्थ बताना है। तो देश के भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को विदेश व्यापार कहते हैं। आयात से आप क्या समझते हैं। तो दूसरे देश से मंगाई गई वस्तु को हम आयात कहते हैं और निर्यात के लिए हम अपने देश से दूसरे देश में भेजी गई वस्तु को निर्यात कहा जाता है। संज्ञाएं समझाना है। OGL इसको क्या कहते हैं, ओपन जनरल लाइसेंस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है GATT, इसको हमने देखा था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और EPZ इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन। और यहाँ पर आता है DA डॉक्यूमेंट्स अगेन एक्सेप्टेंस और DP है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। अब आता है इसके बाद संक्षिप्त में उत्तर देना है बिल ऑफ लैंडिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बिल ऑफ लैंडिंग जो है यह जहाजी कंपनी
का कप्तान जो है, जहाजी कंपनी जो है, वह निर्यातक को उसका माल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाने का विश्वास दिलाती है। तो जो वहाँ पर उसका करार करती है कि उसका माल एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर पहुँचाएगी, तो उसे कहते हैं बिल ऑफ लैंडिंग कहते हैं। व्यापारी राजदूत का बीजक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जब माल आयातक के देश में पहुँचता है तो उसका जकात भरा जाता है, और उस जकात को भरने में सरलता हो इसलिए आयातक का राजदूत निर्यातक के देश में होता है, और उसके पास से निर्यातक वस्तु के मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, और उसी को कहते हैं व्यापारी राजदूत का बीजक कहते हैं। विदेश व्यापार में उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? तो कई बार क्या होता है कि कुछ देश अपने यहाँ पर कुछ देश अमुक देशों की द्वारा मंगाए गए माल पर जकात मुक्ति देते हैं, तो वो उनकी सूची में लिखा रहता है। तो अब वह माल किस देश में उत्पन्न हुआ है, किस देश में उत्पादित हुआ है, उसको जानने के लिए जो है उत्पत्ति का प्रमाण पत्र आवश्यक है, और उसके आधार पर जकात मुक्ति देना है या नहीं देना है ये निश्चय किया या निर्णय किया जाता है। तो इस तरह से जकात मुक्ति के लिए उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। कप्तान के साथी की रसीद अर्थात क्या? यहाँ पर जब जो है निर्यातकर्ता का माल जहाज में चढ़ा लिया जाता है, उसके बाद जहाज का कप्तान या जहाज के कप्तान का जो है असिस्टेंट जो उसके साथ में होता है, या उसका कोई जो है अभिकर्ता होता है, वह जो है माल स्वीकार करने की रसीद निर्यातकर्ता को देता है। उसने उसका माल स्वीकार कर लिया है, ऐसी रसीद उसे देता है, उसे कप्तान के साथी की रसीद कहा जाता है। चार्टर पार्टी करार किसे कहते हैं? तो जब बड़े पैमाने पर माल का निर्यात करना हो तो निर्यातक को पूरा जहाज भाड़े पर लेना पड़ता है, और पूरा जहाज भाड़े पर लेना हुआ यानी कि उसको चार्टर कहा जाता है, और उसके लिए जो करार करता है उसे कहते हैं चार्टर पार्टी करार कहते हैं। उसके बाद है शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि जहाजी कंपनी अपने कप्तान को दर्शाए गए माल को स्वीकार करने के लिए आदेश करती है, उसे कहते हैं शिपिंग ऑर्डर। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपका प्रश्न 1 विकल्प का, 2 एक वाक्य में उत्तर और संक्षिप्त उत्तर, आप इस तरह से मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया, और इस तरह से आपका ये टॉपिक और चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। नमस्कार।